मंच पे उपस्थित सब कॉमरेड्स और यहाँ बैठे हुए, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगूंगी, मैं मराठी में बोल नहीं सकती हूँ। वैसे तो मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने संगीता को प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश जरूर करूंगी हिंदी में बोलने की, इसलिए हिंदी के भी भूल चूक माफ कर देना। तो अब मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ शब्द याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपने लॉयर्स कलेक्टिव को याद किया, तो मैं बताना चाहूंगी कि इस हॉल में मेरी साथी सानुबकेश्वर, जो लॉयर्स कलेक्टिव की फाउंडिंग मेंबर है, वो भी उपस्थित है। मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा खड़े रहे। मेरी साथी नहीं है, मेरी कॉमरेड नहीं है, लॉयर्स कलेक्टिव बना था तब से हमारे साथ है सानुबक, और मुझे बहुत खुशी हो रही है वो यहाँ है। इस मंच पे मुझे शरद पाटिल के वर्षगांठ पे, एनिवर्सरी पे बुलाया गया है, और जब मैंने 1982 में ये केस किया, मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि एक दिन ये सभा होने वाली है और एक दिन आप उस केस को इतना याद करोगे। मुझे याद करो या ना करो वो सवाल नहीं है, लेकिन आपने जिस केस को याद किया वो सचमुच एक मिसाल बन के रह गया है, जिस केस ने कानून को बदल के रख दिया है। उसके बारे में आपको कुछ बताने के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन मैं एडवोकेट निर्मल कुमार सूर्यवंशी को याद करना चाहूंगी, वो हमारे साथ नहीं है। उन्होंने मुझे शरद पाटिल से इंट्रोड्यूस किया था। वो धुलिया में रहने वाले थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी काम में जुटा दिया था, और उनका नाम भी इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। ऑल्सो सुरेश पगारे, उन्होंने भी ये केस हमारे साथ ड्राफ्टिंग की थी, उन्होंने केस तैयार किया था। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं उस समय अकेली नहीं थी जिस समय मैंने ये केस किया था। अब मैं आपको उस केस के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। एक खास बात है, मैडम हमारे साथ है, मैडम गवित हमारे साथ है। उस केस में शरद पाटिल के नाम में फाइल किया गया था, लेकिन 300 आदिवासी उस केस, उनका नाम उस केस में जुड़ा हुआ था। तो उनका केस था, इसलिए शरद पाटिल ने यह फैसला लिया था कि वो अकेले नहीं फाइट करेंगे, 300 आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को उस केस में जोड़ेंगे। और मुझे लगता है वो सबसे पहला केस था जिसमें इतने लोगों को हमने जोड़ा था, इतने आदिवासी लोगों को जोड़ा था, महिलाओं को जोड़ा था, और इसलिए भी वो इतिहास में ये बात रह जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये केस था क्या, और इस केस के और बेनिफिट्स क्या हुए। इस केस के होने के कारण बहुत कुछ बदल गया कानून में और लोगों के जीवन में। तो ये एक शब्द बार बार सबके मुंह में आ रहा था, एनक्रोचर, एनक्रोचर, एनक्रोचर। अभी एनक्रोचर को मराठी में क्या बोलेंगे मुझे अधिक्रमण। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको इस जमीन पे रहने का कोई अधिकार है नहीं। आज के जमाने में अगर हमारी जो सरकार है, हम सबको कहते हैं कि आप तो घुसपैठिया हो, कोट अनकोट घुसपैठिया। तो इस तरह से एनक्रोचर का मतलब होता है कि आप पता नहीं कहाँ से आए, पता नहीं क्यों इस जमीन पे बैठे हो, पता नहीं आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका जन्मभूमि कहाँ है, हमें कुछ पता नहीं, और आपको ये जमीन को बोना, कल्टिवेट करने का कोई अधिकार नहीं है। ये था शरद पाटिल के सामने सवाल। तो इस सवाल को उठा के उन्होंने हमसे बात की कि ये क्या हो रहा है, ये आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को आप एनक्रोचर कैसे बोल सकते हो, कानून में एनक्रोचर का मतलब क्या होता है, ये सवाल मेरे से पूछा उन्होंने। तब इस सवाल का जवाब ढूंढने में हम लोगों ने ये केस फाइल किया कि हमारी एक ही
उसमें हमने एक ही बात कही, हम अनक्रोचर नहीं है और ये जमीन हमारी है। तो सामने से सवाल आया कि आप तो कहते हो कि ये जमीन आपकी है, लेकिन आपके पास कोई कागज तो है नहीं, आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये जमीन आपकी है? तो फिर उसका जवाब देना पड़ा कि जमीन की टाइटल किसी कागज से नहीं आती है, हमें आपको कोई कागज दिखाने का जरूरत नहीं है। आज के जमाने में हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब तक आप कागज नहीं दिखाओगे आप इस देश के नागरिक नहीं हो। तो यही सवाल था उनके सामने, हमारे आदिवासी भाई बहनों के सामने, हम कागज कहाँ से लाए? कागज कहाँ से लाए जब ये जमीन हमारी है? आपको बताना पड़ेगा आपको क्या अधिकार है यहाँ आने का। ये तो हम लोगों ने फैसला लिया उस समय कि हम बगैर कागज के हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि ये जमीन हमारी है। वो था उस केस का मतलब, वो था उस केस का मतलब। तो सवाल हमारे सामने आया कि हम इनको कैसे साबित करके दिखाएं कि ये केस हमारा, ये जमीन हमारी है। उस समय हम लोगों ने एक फैसला लिया कि हमने पहले तो सबसे पहले तो बोला कि जिस इंसान ने जमीन को कल्टिवेट किया है वो जमीन उसी की होती है, क्योंकि इसकी पैदाइश हमने की है, इससे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम उठाते हैं, तो ये है हमारा कागज। इसके अलावा हम आपको कोई कागज नहीं दिखाएंगे, हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि ये जमीन हमने हुई है, बुनोई है। तो फिर सवाल आया आप कैसे प्रूव करोगे कि आपने ये किया? तो उस समय मैंने सीधा सीधा बोला, उस समय जस्टिस भगवती थे जज, उनको बोला कि आप मुझे ये सवाल का जवाब दो कि आप हमारे कहने पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? तो सबसे पहली बात ये बताई मैंने कि मैं अगर आपको एफिडेविट देती हूँ कि ये जमीन मैंने कल्टिवेट की है, इतने सालों से मेरे बाप दादाओं ने की है, आपको क्या अधिकार है मुझे बोलने का कि मैं आप पे विश्वास नहीं करूंगी? मैंने आपको एफिडेविट लिख के दिया, कागज चाहते हो लो कागज, मेरी आवाज मेरा कागज है, मेरा बोलना, मेरा शब्द मेरी आवाज है। हमारे आदिवासी लोग जब बोलते हैं कि ये जमीन मेरी है वो सच बोलते हैं, तो आपको क्या अधिकार है इसको नाकार करने का? तो ये भी एक बात जस्टिस भगवती को बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि हाँ, जो आपके अपनी एफिडेविट है ये भी एक तरह की एविडेंस, जिसको हम इंग्लिश में सबूत, एविडेंस कहते हैं, एविडेंस रहेगी, और उन सबकी एफिडेविट्स दी गई थी कोर्ट में। फिर हमने सोचा कि इसके अलावा भी कुछ हमें एविडेंस देनी पड़ेगी, तो उस समय हम लोगों ने एक फैसला लिया था कि एग्रीकल्चर, धुले में जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, राहोरी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी को भी आपको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने एक फैसला लिया कि हम उस जमीन के सॉइल, उस जमीन के मिट्टी को हम राहोरी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में भेजेंगे और उस मिट्टी में कितनी ऑर्गेनिक कंटेंट है वो हमें बता देंगे। तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई कोर्ट में, उन्होंने कहा इस मिट्टी को जब हमने एनालाइज किया उसमें उसका ऑर्गेनिक कंटेंट से हमें पता चलता है कि बरसों से, सालों से यहाँ जमीन पे कुछ न कुछ बुना गया है, कुछ न कुछ धान वगैरह डाला गया है। तो उस यूनिवर्सिटी को भी आपको याद करना पड़ेगा, आज उनका इस केस में बहुत बड़ा योगदान था। और उस यूनिवर्सिटी, हम लोगों ने फैसला लिया, मैंने ये फैसला लिया था कि ये सॉइल कंटेंट को हम एनालाइज, अब इस जमीन को बोलते हैं कि आप अपनी आवाज से बताइए आप कितने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। उस जमीन ने जवाब दिया, जमीन ने ये जवाब दिया कि हाँ सच है,
आप बरसों से यहाँ अपना ये खेती कर रहे हो, और वो जस्टिस भगवती को मानना पड़ा। इस रिपोर्ट के आने के बाद एक स्टे ऑर्डर दिया गया। उस स्टे ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि आप किसी भी आदिवासी को हाथ नहीं लगा सकोगे, उनको इस जमीन से हटा नहीं सकोगे, यहीं पे रहेंगे। और उसके बाद ऑफ कोर्स एक बार स्टे ऑर्डर मिल गया तो शरद पाटिल खुश हो गए, और उनको लगा कि हमारी जो यात्रा थी वो कहीं तक तो पहुंच गई है, कुछ तो कोर्ट में जाने का फायदा मिला। इस समय मैं आपको एक अपनी छोटी सी बात भी बताना चाहूंगी कि ये डिबेट बहुत सारे खास करके मार्क्सिस्ट में चल रहा था कि कोर्ट में जाने का तो फायदा ही नहीं है, और कोर्ट तो एक सुपर स्ट्रक्चर है, और ये सब छोड़ो, ये सब बातें, और कोर्ट तो हमेशा हमारे खिलाफ ही रहेगा, तो हम क्यों जाए कोर्ट। ये बात मैं मानती नहीं थी। मुझे अपने आप में विश्वास था, और मुझे शरद पाटिल में विश्वास था कि वो जो, और मुझे आदिवासी लोगों में विश्वास था। तो मैंने सोचा कि इनके बोलने से और इनके जो नॉलेज, जो हम कहते हैं नॉलेज, उनका नॉलेज जो आपने भी बात की कि वो नॉलेज एक अलग सा नॉलेज होता है, एक बहुत ही विशेष नॉलेज होता है। उनके नॉलेज को लेके हमें कुछ न कुछ सक्सेस मिलने ही वाला है कोर्ट में। तो ये भी मैं अपने तरफ से बोलना चाहूंगी कि आप कभी कोर्ट को छोड़ो मत, चाहे कितनी भी सेटबैक मिले, चाहे कितना भी शोषण होता है कोर्ट में। ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर केस हम जीत लेते हैं कोर्ट में, नहीं। तो वकील आज जो मुझे लेने आए थे वो भी वकील हैं, सामने खड़े हैं, तो मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हो गई कि वकील लोग अब तक इस संस्था से जुड़े हुए हैं, और जो शरद पाटिल ने लड़ाई शुरू की थी वो खत्म नहीं होगी, वो चालू रहेगी। तो मैं वकीलों से भी यही गुजारिश करूंगी कि कोर्ट को कभी छोड़ना मत, और जो भी आपके पास केसेस आ रहे हैं आदिवासी के या स्लम ड्वेलर्स के या पेमेंट ड्वेलर्स के, उनको छोड़ना मत। उनके केसेस हमेशा कोर्ट में लेते जाना, ये भ्रम में मत रहना कि हमें कोर्ट में कुछ नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं आपको बता दूंगी कि ये इस केस के और कितने बेनिफिट्स थे और कहाँ तक पहुँच गया, लेकिन उसके पहले थोड़ा हिस्ट्री जानना जरूरी है। ये भी सच्चाई है कि जब ब्रिटिश इस देश में आए, उन्होंने कानून पास कर दिया, फॉरेस्ट एक्ट 1939 वगैरह, जिसमें लिखा गया था कि जितने भी फॉरेस्ट हैं वो ब्रिटिश सरकार के फॉरेस्ट हो जाएंगे। उनके नाम, उन्होंने सब फॉरेस्ट अपने नाम कर दिए। इसी कानून के कारण से आदिवासी लोगों को अपनी जमीन खो दी। उन्होंने अपनी जमीन इसी कानून से खो दी है कि जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने पूरी फॉरेस्ट की जमीन अपने नाम कर दी, और उसके बाद कोई ना फॉरेस्ट में कुछ कल्टीवेशन कर सकता था, ना कुछ जमीन, ना प्रोडक्ट निकाल सकता था। ये था इतिहास, ये है हमारा इतिहास। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इतिहास पॉलिटिक्स ने बनाया, ये इतिहास नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। और जो मुझे लगता है कांग्रेस शरद पाटिल की जो लड़ाई थी, उन्होंने इस इतिहास को चुनौती दी, और उन्होंने ये कहा कि ये कहां से ऐसे, ये कौन सा कानून है कि आदिवासी की जमीन सरकार के हाथ में चली गई। तब आप जब बता रहे थे कि उन्होंने ब्राह्मणिज्म को चुनौती दी, पूरा अपना सोच विचार लोगों का बदल दिया, उन्होंने साबित कर दिया कि जो ब्राह्मणिज्म की जो कहानी है, ये एक कहानी है और कुछ नहीं है, और कहानी इसलिए है कि हम सत्ता में रहे और कुछ नहीं। तो
ये सब विचारों से हम लोगों ने ये केस किया। ये कोई मामूली केस नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। और मुझे खुद फिर तो हम जब निर्मल कुमार सूर्यवंशी नहीं रहे, उसके बाद मेरा रिश्ता शरद पाटिल से भी इतना क्लोज नहीं था और मैं भी इस केस को बिल्कुल भूल गई। इस केस के रिकॉर्ड्स तो मेरे पास है भी नहीं, लेकिन जो एक चिंगारी उठती है अपने मन में, अपने दिमाग में, वो तो आज तक मेरे साथ है। और ये इसी के होने से मैंने पेपन वेलर्स का भी यही सवाल था, उनसे भी यही पूछा जा रहा था कि आपको यहाँ रहने का अधिकार क्या है। तो चाहे आप आदिवासी हो, चाहे स्लम डवेलपर हो, चाहे पेपन वेलर हो, सवाल आपके सामने यही है। मतलब वो कहते हैं हमें कि आपको तो जीने का अधिकार ही नहीं है, आप आए कहाँ से, आप बैठे कहाँ हो, आप क्यों बैठे हो, आपको जमीन का पेपर दिखाओ। तो यही आर्ग्यूमेंट मैंने पेमेंट वेलर्स के केस में भी यूज किया और यही आर्ग्यूमेंट वो फेरी वालों के केस में भी यूज किया। बॉम्बे हॉकर्स यूनियन शरद राव ने केस किया था कोर्ट में, उनके लिए भी मैंने यही आर्ग्यूमेंट यूज किया। और ओल्गा टेलिस जिसने पेमेंट वेलर्स का केस लिया, उनको भी मैंने यही जवाब दिया। उनके लिए भी मैंने यही केस किया कि ये जो 3 केसेस थे 1982, 83, 84, 85, 86 में फैसला आया पेमेंट वेलर्स का। ये पूरे चारों केसेस मेरे दिमाग में एक ही सवाल खड़ा करते हैं और वो ये है कि हमें जीने का अधिकार है और जीने का जो अधिकार है वो कोई छीन नहीं सकता। आप छीनने की कोशिश करोगे तो हम अपने तरफ से आपको भी चुनौती देंगे। तो चलते चलते उसके बाद कि कुछ लोगों ने कहा है कि मैं एडिशनल सोलिसिटर पहली महिला थी। सच्ची बात है, मैं पहली महिला थी, लेकिन वो एक यूपीए गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंट किया और पद्मश्री को भी मिला, वो भी यूपीए गवर्नमेंट ने दिया। आज के जमाने में ना कोई मुझे सोलिसिटर जनरल बनाएगा, ना मुझे कोई पद्मश्री कोई अफसोस नहीं है। हाँ, नहीं चाहिए हमें इस सरकार के हाथ से, हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। तो हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हमें कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। हम अपने आप को, आपने तो दे दिया ना पुरस्कार, वो काफी है मेरे लिए। तो ये अब मैंने संगीता को कहा आप मुझे क्यों बुला रहे हो, मेरी तो बहुत छोटी सी रोल है इस पूरे संस्था में। तो संगीता ने कहा नहीं आप इसके बारे में बता देना और उसके बाद थोड़ा सा इस देश में जो ह्यूमन राइट्स की परिस्थिति है तो वो भी बता देना। तो मैंने सनबा को मैसेज डाल दिया, सनबा अगर आज शरद पाटिल जीवित होते तो वो क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, उसके बारे में सोचो। तो तब मैं एक बात बता के फिर मैं इसके बारे में थोड़ा बोलूंगी कि ये होते होते आपको 2006 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट्स राइट्स एक्ट 2006 जाके बनी ये कानून, और ये कानून शरद पाटिल का देन है इस देश को। इस केस के होते हुए ये कानून आज आ गया। तो इस कानून बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो मैडम सोनिया गांधी का था, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दिया था। बहुत सारे लोग, आदिवासी संगठनों ने ये कानून बनाया गया है। लेकिन इसकी एक लाइन में इंग्लिश में आपको पढ़ के बता दूंगी, मेरा नहीं है, मेरी लाइन नहीं है, कानून में लिखा गया है। सबसे पहली लाइन अगर ये समझोगे तो पूरा कानून समझ जाओगे। उसमें लिखा है कोट, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ट्राइबल पीपल आर इनसेपरेबल, वन कैनॉट सर्वाइव विदाउट द अदर। लिखा हुआ है
आपको अपनी मतलब आंदोलन के बारे में सब कुछ सिखा देता है। मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये कानून पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अब थोड़ा सा अंत में ये मैं अपने जुडिशरी के बारे में 2-4 शब्द बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी कोर्ट में बिता दी है। और ये मैं इतना कह दूंगी कि जितने भी केसेस मैंने आर्ग्यू किए हैं, ये आदिवासी शेड्यूल पार्टी का केस, वो मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। मैं वो तो उन केसेस के कारण हूँ, और इसलिए मैं ये कभी भूल नहीं सकती। और आपने मुझे याद किया, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप ये तो मैं जरूर कहूँगी, आज हमारे देश में एक शेड्यूल कास्ट इंसान जस्टिस गवाई इस देश के चीफ जस्टिस हैं। तो मैं इस मंच से उनको अपील करना चाहूंगी, आप बैठे हो चीफ जस्टिस के कुर्सी पे, लेकिन आपने अपना जीवन जो एक शेड्यूल कास्ट का जीवन है वो कभी मत भूलना। और उनको इतनी भी, हाँ मैं उनको सलाह भी दे सकती हूँ, थोड़ा समझ लो कि इस देश में बहुत लोग हैं जो ब्राह्मणिज्म को कभी वापस नहीं आने देंगे सत्ता में। एक जुडिशरी में एक रवैया चल रहा है, जुडिशरी भूल गई है कि उनका अपना जो महत्व है वो यही है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर निगाह रखना, इस देश के नागरिकों को बचा के रखना। आज उमर खालिद के 5 साल हुए हैं जेल में बैठे हैं, क्यों? इस सवाल का जवाब हमारे चीफ जस्टिस को देना पड़ेगा। वो चीफ है इसलिए कि एक तरह के पूरे जुडिशरी के वो गार्डियन है। तो ये कैसे हो रहा है कि 5 साल तक कोई जेल में बैठा हो ट्रायल के बगैर? तो मैं आपसे, जैसे मैं आपके आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ, इसी तरह मैं एक आपसे गुजारिश करूंगी कि आप भी मेरे आंदोलन से जुड़ जाइए। और मेरा आंदोलन यही रहेगा कि हमारी जो जुडिशरी है वो हमारे लिए है, आपके और मेरे लिए है। ये हमारी जुडिशरी प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है, होम मिनिस्टर के लिए नहीं है, उनके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी, जुडिशरी को नजर रखनी पड़ेगी। तो मैं इतना ही कह के ये मेरी कोशिश है, क्योंकि जुडिशरी नहीं होगी तो शेड्यूल पार्टी के जैसे केसेस नहीं होंगे। और हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है कि हम इस जुडिशरी को एक साफ सुथरा रखें। इस जुडिशरी को ब्राह्मणिज्म का कीड़ा नहीं लगना चाहिए। और आप कभी जजमेंट पढ़ोगे, आपको देखोगे कोई जजेस हैं वो वेदास कोट करते हैं और वो मनुस्मृति कोट करते हैं अपने जजमेंट्स में। ये हमें मंजूर नहीं है। आपके मंच से ये जवाब आना पड़ेगा, आपके मंच से ये आवाज उठनी पड़ेगी। मैं अकेली आवाज उठाऊं उससे कुछ फायदा नहीं, लेकिन जब आपने शरद पाटिल को इतना याद किया उसके 100th एनिवर्सरी पे, तो ये आपका फर्ज होता है, ये आपका धर्म होता है कि आप भी अपने तरफ से कोशिश करो कि जुडिशरी में ये डोमिनेंस और ब्राह्मणिज्म नहीं होनी चाहिए। देखो जजेस भी कितने हैं, शेड्यूल कास्ट लीडर कहाँ है? कोई नहीं है। तो बस इतना ही कह के मैं आपको दोबारा थैंक्स देना चाहूंगी कि आपने मुझे याद किया और आपने मुझे ये मौका दिया कुछ 2-4 बातें आपके सामने रखने के लिए। और जय भीम, लाल सलाम, और हमेशा आपके साथ।